हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हिंदी मिरर की तरफ से यूपीएचईसी की तैयारी कराई जा रही है और अब ये लास्ट मोड रिवीजन चल रहा है। जिनका 28 में एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो अपलोड हो रही हैं आजकल। तो देखते रहिए हिंदी मिरर पर जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि इस टाइम आपके जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको, वो क्वेश्चंस जो 2 पेपर अभी तक हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं। तो देखते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं आज का। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री है, त्रिशुटप है या अनुष्टुप है या फिर जगती है? तो ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वह गायत्री है। सभी को पता है, गायत्री मंत्र हम सभी पढ़ते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जो ये गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद का जो मंडल बने हुए हैं तो यह तीसरे मंडल में है। ठीक है, जान लीजिए कि ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह की आपको संपूर्ण जानकारी प्रश्न से संबंधित मिलेगी, तो सारे प्रश्न जरूर देखें। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस वीडियो में सारे ही यूनिक हैं और अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो सोच लीजिए, ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने करा चुकी हूँ। हर बार नई तरीके से आपको बताया गया है, तो इस बार भी प्रश्न आपके सामने है। बता दीजिए जल्दी से आंसर, सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है ए पकी ईंट से बनी इमारत, तो बिल्कुल सही। सिंधु घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वह पकी ईंट से बनी इमारत रही हैं। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांतिकारी भी कहा गया था। और कुछ जानकारी, पहले जानकारी तो आपको ये मिल चुकी है, पकी ईंट से बनी इमारत। दूसरी है कि सभ्यता को जो कहा गया था प्रथम, नोट कर लीजिए आप, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया था। ठीक है, नगरीय क्रांति। नेक्स्ट, इसमें आप पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं कि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के द्वारा हुआ था। प्रथम बार इसी नगरों का जो उदय हुआ था इसी सभ्यता के द्वारा हुआ था। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें भी प्रश्न बनते हैं कि सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं, मनके और मृद भांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। इसमें जो मिले थे, मनके मिली थे, मोहरें मिली थी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिंधु सभ्यता पुरास्थल मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है या फिर शैव मत से है? तो भारत की जो धार्मिक प्रथा हैं उनके संदर्भ में स्थानकवासी जो संबंध है। तीसरे का आंसर अगर आपने सोचा है जैन मत, तो बिल्कुल सही है। चलिए जानकारी देख लेते हैं। जानकारी क्या है कि जो जैन धर्म था, इसमें धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थान संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। श्वेतांबर जानते हैं ये जैन धर्म के रहे हैं। तो श्वेतांबर जो थे जैन धर्म के, उस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। उन्होंने माना है कि ईश्वर जो है निराकार है, ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना 1653 में लवजी नामक व्यापारी ने की थी। लवजी नामक, ठीक है, ये जो की थी लवजी नामक व्यापारी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस के ज़िले को शिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था? ज़िले के बारे में पूछा गया है। मुगल काल में शिराजे हिंद कहा जाता था किसको? आगरा को, प्रयागराज को, लखनऊ को या फिर जौनपुर को? तो बिल्कुल सही, अगर आपने आंसर सोचा है प्रयागराज, जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर, शिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता था मुगल काल में। चलिए जानकारी देखते हैं, ये भी यूपी का ही है। पहले जानकारी देख लेते हैं 4 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में, ठीक है, नोट कर लीजिए, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक, नोट कर लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई थी। ठीक है, अब इसमें जो है 1394, ठीक है, 1394 में आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और जो उन्होंने वहाँ अनेक मकबरे, मस्जिद आदि बनवाए। शहर को मुगल संस्कृति शिक्षा केंद्र में रूप में भी जाना
जाता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो सोच लीजिए आंसर क्या है। 1857 के संबंधित काफ़ी जानकारी आपको प्रश्नों के द्वारा मिल चुकी है, तो ये आसान होना चाहिए आपके लिए। तो विद्रोह के समय कौन था जनरल? वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका समय जो रहा था 1856 से जो समय रहा है भारत में, वह 62 तक रहा, 56 से लेकर। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तब यही गवर्नर जनरल यहाँ पर था। अब देखते हैं थोड़ी सी जानकारी और इनके बारे में। यह भारत का गवर्नर जनरल वायसराय दोनों था। यह गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। यह भी था। और 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात नवंबर 1858 में क्या हुआ? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की थी। जो 1858 यहाँ पर जो 57 विद्रोह हुआ था, इसमें जब हो चुका था तो उन्होंने विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र की घोषणा की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है, थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में और बम्बई में और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापना की गई, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ये भी किया गया था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी बनता है नेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? महिलाओं की शिक्षा, संगठित सीनियर प्रणाली के लिए नया विनिमय, या फिर उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी, या फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आपका आंसर क्या बन रहा है ABCD में। तो प्रश्न में अगर आपने सोचा है A तो बिल्कुल सही है, महिलाओं की शिक्षा। देख लीजिए 1882, ठीक है, 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया, तो इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए। हंटर आयोग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। हंटर आयोग की सिफारिश थी। तो इसमें इन्होंने जो सुझाव दिए थे, एक तो यही दिया था महिलाओं की शिक्षा से संबंधित, दूसरा इन्होंने जो दिया था प्राथमिक शिक्षा से संबंध भी दिया था। प्राथमिक शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया था, महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया था। साथ ही इन्होंने क्या किया था, माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे, माध्यमिक शिक्षा समझते हैं ना आप, माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे, साहित्यिक, व्यापारिक पाठ्यक्रम, सभी को इन्होंने अलग अलग विभाजित भी किया था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? 1931 में कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर। 7 का अगर आप सोच रहे हैं B तो बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है प्रश्न आपका? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो प्रारूप पेश किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 के जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वह की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन 1940 रामगढ़ से जो है 1945 तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तभी सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। 1941 से 45 तक के मध्य क्या हुआ, कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु उन्होंने नवंबर 1946 में क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। 23 नवंबर 1946 को 54वें अधिवेशन में क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। पूरी डिटेल आपको मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत से महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रोमांतर भ्रंश, सागर नितल प्रसरण। तो 9 का आप लगा लीजिए बी, ध्रुवों का भ्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कम से कम तो पूछा ही जाता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन वो बनता है, लेकिन अधिकतम शायद ही बना हो अभी तक। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। 15 का आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष और कम से कम कितना होता है? 6 माह। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? 19 से 17 से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, जो अभी तक 2 एग्जाम हो चुके हैं वहाँ से प्रश्न काफ़ी बने हैं। चलिए देख लीजिए। आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 352 या इनमें से किसी भी समय जब वह चाहें। तो बता दीजिए आंसर जल्दी, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपने सोचा है 16 का सी, अनुच्छेद 352, तो बिल्कुल सही है। तो जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें वही आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन कर सकता है। हालांकि जो अनुच्छेद 359 है, किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को स्थगन नहीं किया जा सकता है। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 1959 में जो अनुच्छेद में की दशा में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता, 19 को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल को। तो 17 का आप सोच लीजिए डी, 24 अप्रैल को। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 73 का जो संशोधन हुआ था, कब? 1992 में। तो इसका यह प्रतीक है 73 का जो हुआ था, तो यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसलिए इसको इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, पर इसकी शुरुआत कभी, इस दिन की शुरुआत जो हुई थी वो 2010 से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपका। आय का वितरण मापा जाता है किससे? फिलिप वक्र से, लॉरेंज वक्र से, मार्शल वक्र से, लाफर वक्र से। तो 18 का आंसर सोच लीजिए बी, लॉरेंज वक्र से। चलिए आगे चलते हैं। यह वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती है कहलाता है आरबीआई बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ओवरसीज बॉन्ड। तो 19 का आप सोच लीजिए आंसर सी, मसाला बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो 20 का आंसर डी जाएगा, न तो निर्यात ही होता है न ही आयात होता है। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें दोनों ही काम नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो प्रश्न का आंसर अगर आपने सोचा है 21 का पी, बैरोमीटर, तो बिल्कुल सही है। वायुमंडल दबाव, बैरोमीटर, वायु, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? प्रश्न अच्छा है, देख लीजिए। चीन ने, पाकिस्तान ने, भारत ने या फिर नेपाल ने। तो 30 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं जल्दी से सोच लीजिए। सी, तो बिल्कुल सही, भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में भारत ने अपना कामकाज रोक दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से जुड़ी एक गैर सरकारी संगठन है और जिसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। यह मानवीय मूल्यों स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कार्य करती है। इसने भारत में कार्य पर रोक लगाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे फिल्म
एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ये आपका जो प्रश्न का आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। अनुपम खेर, परेश रावल, प्रसून जोशी या फिर शेखर कपूर। तो जो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं वह शेखर कपूर हैं और इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। नोट कर लीजिए, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2023 तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा और सौर वर्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया है। तो इसके डिटेल हम देखते हैं। पहले प्रश्न की मुंबई, चेन्नई या फिर दुर्गापुर या फिर हैदराबाद। तो 32 का अगर आप सोच रहे हैं सी दुर्गापुर तो बिल्कुल सही है। तो CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वर्ष विकसित कर दुर्गापुर में स्थापित किया है। इस सौर वर्ष की क्षमता जो है 11.5 है, ठीक है, जिसकी मदद से प्रतिवर्ष 12,000 से, नोट कर लीजिए, 12,000 से 14,000 तक यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। 1, 3, 4 या फिर 0। तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। नोट कर लीजिए, इनके नाम क्या क्या थे। ये थे रोजर, पूरा नाम है इनका रोजर पेनरोज। दूसरे थे रेइन हार्ड, पूरा नाम था इनका रेइन हार्ड गेजल। और तीसरे थे एंड्रिया गेज। नोट कर लीजिए इनका भी नाम आप, एंड्रिया, ठीक है, एंड्रिया गेज, इन तीनों का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2020 का पूछा गया है यहाँ पर। तो बताना है स्विट्जरलैंड को, लग्जमबर्ग को या फिर डेनमार्क को या फिर ब्रिटेन को। तो 34 का सी आंसर सही जा रहा है, डेनमार्क को, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को बोलते हैं EIP। एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें जो है 34 का आपका सी आंसर जा रहा है। तो इसमें डेनमार्क को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दें कि डेनमार्क के बाद जो स्थान मिला उसको थोड़ा सा और जान लीजिए। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर आपका लग्जमबर्ग था, उसके बाद स्विट्जरलैंड था थर्ड नंबर पर, उसके बाद फिर ब्रिटेन था, उसके बाद फिर आपका फ्रांस था, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस सूची में जो भारत का स्थान था वह भारत का स्थान था 168 पर, यानी कि 167 स्थानवे पर जो है भारत का स्थान था, जबकि लाइबेरिया जो था अंतिम 180 स्थान पर था। इसमें आपको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। रुहेलखंड का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो जो आला है वह बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है। और इसमें जो लोक कथा आला की जो लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का जो नायक है उसके ऊपर होती हैं ये। इनकी कथाओं का आधार बनाकर रुहेलखंड क्षेत्र में एक जो है गायन प्रथा चलती है जिसे आला नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा, सोन, रामगंगा या फिर गंडक। तो इसमें जो नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है वह 36 में सोन का है। देख लेते हैं। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश से बहने वाली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है।
और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके भी आप नाम नोट कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं सहायक नदियां के नाम भी। तो इसकी जो नदियां हैं, बनास है, आप शायद ये नाम सुने भी ना हो, गोपद है, और रिहिंद तो नाम सबने सुना ही है, यहाँ पर बांध भी बना हुआ है रिहिंद पर, और कुन्नड़ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। जैसे राजा किसी राज्य के लिए है, वैसे ही राष्ट्रपति है किसके लिए? सीनेट के लिए, प्रजातंत्र के लिए, गणराज्य के लिए, संसद के। तो 1 2 3 4 इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो 37 का आपका जाएगा सी, यानी कि 3, गणराज्य के लिए। जैसे राजा किसी राज्य के लिए, वैसे ही राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। तो ये आंसर इसका सही जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, और मुझे लगता है ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। मैं उतने ही प्रश्न लेकर आती हूँ जिनकी उम्मीद होती है कि यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपको जो है अगले वीडियो के लिए क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 821 हो चुकी है और आपका ये दूसरा सेट तैयार है, और 4-5 आपको 25 तक ज़रूर मिलेंगे। हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, और लाइक ++C करते रहिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर कीजिए, और लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि 28 में भी काफ़ी जो है असिस्टेंट का प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का। तो उन तक ये वीडियो, ये कंटेंट पहुँचे, और ये कंटेंट आपके और हमारे द्वारा ही सभी तक पहुँचता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और शेयर और लाइक करते रहिए।